सो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको जीओसी करवाने वाली हूँ एंड वी आर गोइंग टू ट्राई अवर बेस्ट कि हम फटाफट से जीओसी किस तरीके से कंप्लीट कर लें, ठीक है। और कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी, जिस स्पीड में थोड़ी सी मतलब नॉर्मल रखूँगी, जिससे जो हमारा चैप्टर है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले जीओसी दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटा, उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज़ बर्ज़िलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या आता है बेटा? बर्ज़िलियस, एक सेकंड में थोड़ी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। बर्ज़िलियस वाइटल फोर्स थियरी। ये थियरी में क्या था बेटा जी? ये थियरी में क्या था कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑब्टेन हुए हैं, मतलब मिले हैं हमें बाय वाइटल फोर्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में से, ठीक है। ये थियरी स्टेट करती थी कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या स्टेट करती थी? दिस थियरी states that all the organic compound are obtained by vital forces। vital forces मतलब सुपर नेचुरल पावर्स, मतलब भगवान जी ने ही सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, ठीक है। हमने नहीं बनाए, हम नहीं बना सकते, ये भगवान जी नेचुरली बनते हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बट ये हम बना नहीं सकते, ये भगवान जी बनाते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स बनाती है, वाइटल फोर्सेस बनाते हैं। तो बेटा जी ये थियरी तो पूरी गलत थी, आपको देखने पे ही पता चल रहा है। और इसको गलत प्रूव किसने किया? फ्रेडरिक वोलर थी, फ्रेडरिक जी ने, ठीक है। बाद में हमारे फ्रेडरिक वोलर थ्योरी आई, फ्रेडरिक वोलर एक्सपेरिमेंट आया। ये एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा? वोलर जो थे was the first scientist to make compound in lab। और उन्होंने क्या बनाया? यूरिया। यूरिया मतलब CONH, C डबल बॉन्ड O NH2 ट्वाइस, NH2 C डबल बॉन्ड O फिर NH2, ये कंपाउंड था यूरिया। तो ये जो यूरिया है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा जी? यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये पहली बारी फ्रेडरिक वोलर ने बेटा ये जो है एक्सपेरिमेंटली बना दिया, तो इसलिए बर्ज़िलियस थियरी क्या हो गई? रॉन्ग प्रूव हो गई, ठीक है। इट वॉज अबाउट द हिस्ट्री। अब हम आते हैं काम की बात में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आता क्या है, मतलब किसकी बातें हम करते हैं? कार्बन की बातें करते हैं। तो कार्बन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये जो उसका शेल है दैट इज सेकेंड शेल। इस शेल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड शेल। तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा 2s2 2p2। सेकेंड शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड होते हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितने हैं? 4। तो 4 है, मतलब इसलिए उसको क्या नाम दिया है? टेट्रावेलेंट, कि ये टेट्रावेलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है।
क्योंकि उसकी वैलेंसी भी 4 है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। मतलब कार्बन कहीं पे भी है तो इस तरीके से 4 बॉन्डिंग कर सकता है, कोई भी एटम के साथ में 4 बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। ओके, सो इट इज टेट्रावेलेंट। फिर शोज एक्सटेंसिव कैटिनेशन, कार्बन जो है वो शो दिखाता है एक्सटेंसिव कैटेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लिंकिंग करता है। एक सेकेंड, सेल्फ लिंकिंग शो करता है, मतलब कार्बन ऐसे चेन बना सकता है, बहुत बड़ी सी कार्बन जो है वो चेन बना सकता है इस तरीके से। तो बेटा जी उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सटेंसिव कैटेनिज्म मतलब सेल्फ लिंकिंग बहुत ज़्यादा ही शो कर सकता है, ठीक है। यस, अब हम बात करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली शुरू हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास अगर कार्बन अगर GOC तक की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अभी कार्बन देखो, कार्बन अगर 4 एटम से अटैच हो, ठीक है, कोई भी एटम हो सकता है X Y Z A कुछ भी हो सकता है, नो इश्यू। कितने कौन हाइड्रोजन है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि क्या है, बट देन अगर वो 4 एटम से कनेक्टेड है तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाती है, ठीक है। तो 4 एटम्स, sp2 मतलब 3 एटम से कनेक्टेड है, मतलब 3 एटम से कैसे कनेक्टेड होगा, ऐसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ऑक्सीजन, मैंने जस्ट एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जी 2 एटम्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर, अब sp3 है, ठीक है। sp से शुरू करते हैं। sp में तो 50-50% होगा ना, 50% एस कैरेक्टर होगा, 50% p कैरेक्टर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एस कैरेक्टर ऐसे हो जाएगा, 100 का 1/3 भाग हो जाएगा एस कैरेक्टर, तो 3 से 100 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 33.33% आ जाएगा। और sp3 में आप देखो 100 को 1/4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25, ठीक है, 25, ठीक है। तो उतना % हो जाएगा हमारा एस कैरेक्टर। फिर अगर हम % p कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसमें तो 75% p कैरेक्टर होगा, इसमें बेटा 67% होगा और इसमें 50% होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है % कैरेक्टर से, ठीक है। मतलब जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखती हूँ तो sp सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद बेटा sp2, फिर उसके बाद sp3, ये कैरेक्टर रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा, सॉरी, ठीक है। ओके, तो अभी
अभी हम बेटा जी हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की डिग्री क्या है? ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब डिग्री किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ में अटैच्ड है। अगर ये 4 कार्बन के साथ में अटैच है तो इसकी 4 डिग्री होगी। अगर ऐसा कंडीशन है 2 कार्बन के साथ अटैच है तो 2 डिग्री होगी। 1 कार्बन के साथ में अटैच है तो 1 डिग्री होगी। ठीक है, तो डिग्री डिपेंड्स ऑन द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कार्बन एटम which are directly connected to it। ठीक है, फिर इसमें दूसरे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नहीं देखना है बेटा। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। अब हम इसकी डिग्री बताते हैं आपको। देखो, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री का होगा। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए 2 डिग्री का। ये वाला कार्बन 1, 2 और ये पूरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा, ये 1, 2, 3, 4 तो 4 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? और इसके साथ में जो लिंक्ड हाइड्रोजन है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन के साथ में लिंक्ड जो भी हाइड्रोजन है वो सारे भी 1 डिग्री होंगे। तो अगर मैं इसमें बोलूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो 3, 6, 9, 12 और 15 है। फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो ये 2 ही है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 1, एक ही है बेटा जी, एक ही है। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 में हाइड्रोजन होता नहीं है वैसे, और यहाँ पे भी देखो कोई भी हाइड्रोजन है नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 4 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और उसमें कोई हाइड्रोजन अटैच हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन ही 4 कार्बन से अटैच है, उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो आपको हमने डिग्री ऑफ कार्बन बता दिया। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के लिए देख लीजिए। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। देखिए, सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है इस चैप्टर। अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से। मतलब अगर जैसे ये एस ऑर्बिटल है और ये दूसरी एस ऑर्बिटल अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करती है तब ऐसे, बट अगर साइडवेज ओवरलैपिंग कर रही है, जैसे सपोज ये पीजेड है तो ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग कर रही है तो पाई और पाई बनता है, पाई बॉन्ड, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में सीख के आए बेटा जी। अभी तो हम आपको यही बता देते हैं। एक सेकेंड, अभी हम करते हैं आपके लिए थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस फिगर। देखो, ये फिगर है, इस फिगर को हम एक्सटेंड करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये कार्बन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे वापस से इस तरीके से हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा जी? अच्छा रुको, एक ये वाला भी होगा ना 12 सिग्मा, और कोई दिख रहा है नहीं, तो 12 सिग्मा होगा। और पाई बॉन्ड कितने होंगे? एक ये पाई है, एक ये पाई है, तो 2 पाई और 12 सिग्मा। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है, कर पाएंगे अभी? ठीक है बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। यस, तो अब हम शुरू करते हैं डी यू। डी यू मतलब क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को तो डी यू ही लिखते हैं। डी यू, IHD, DBE, ठीक है। और डी यू क्या बताता है? डी यू के अलग अलग नाम तो हमें पता चल गए हैं कि भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ये सब तो हमें पता चल गया बेटा। बट ये बताता क्या है? तो ये हमें बताता है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है या कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है मॉलिक्यूल में। It represents the number of pi bond और cyclic structure in a molecule. ओके, सपोज इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका डी यू क्या होगा? 1, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से बताता है और पाई बॉन्ड भी बताता है। अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर दिया है तो इसका डी यू क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है। फिर ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो इसका डी यू क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है और एक हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अब डी यू का फॉर्मूला आपको बताते हैं। वन हाफ 2C minus M plus T plus 2. What's this?
ऐसे रखिए, ठीक है। तो डी यू क्या रिप्रेजेंट करता है? डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कितने हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी है वो क्या है? कार्बन एटम। कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एम क्या है? मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। यहाँ पे टी क्या है? नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम, ठीक है। यस। अब यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम का मतलब क्या होता है? जिसकी वैलेंसी क्या है? 1 है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये फिर ट्राईवेलेंट क्या होता है? जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये सब की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है बेटा? 3। और ये मोनोवेलेंट एटम है, ये ट्राईवेलेंट एटम। जैसे एग्जांपल से आपको बताते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका डी यू कैलकुलेट करिए। तो इसके डी यू के लिए कार्बन एटम 4 है, मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटा? 9, और नाइट्रोजन मतलब ट्राईवेलेंट एटम कितने हैं? 1। तो डी यू क्या होगा? 1/2 2 कार्बन एटम माइनस मोनोवेलेंट एटम प्लस ट्राईवेलेंट एटम। नाइन माइनस 9, तो इसमें 0, एक भी डी यू होगा। रुको रुको रुको, एक चीज़ यहाँ पे +1 नहीं +2 होना चाहिए। +2 होना चाहिए। 10 माइनस 9 मतलब यहाँ पे ऐसा होगा, वन मतलब 1/2। एक सेकेंड हम कर लेते एक बार फिर से। ये फॉर्मूला है 1/2 2 4 जा 8 माइनस 9 +1 +2, ठीक है। 1/2 8 में 2 ऐड हो जाएगा तो 10, और ये 11 माइनस 9 होगा, मतलब 1/2 × 2, ये 2 कट हो जाएगा तो 1 आएगा। इसका डी यू 1 होगा, ठीक है। इसका डी यू क्या होगा? 1 होगा। फिर अब आपको और एग्जांपल ले लेते हैं डी यू की। ओके, अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप डी यू कैसे बताओगे? कैसे बताएंगे डी यू? देखो, आपको देखने पर भी नज़र आ रहा है, पर देख के नहीं करना है, फार्मूला यूज़ करना ही है, पर देख के भी समझ में। यहाँ पे 1 2 और 1 3 डी यू है, तो फार्मूला के ऊपर करोगे 1/2 2c माइनस m प्लस t प्लस 2। अब 1/2 कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5। मोनोवेलेंट मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन होगा उसमें तो एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसमें हाइड्रोजन होगा ही नहीं, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 होंगे, तो 2 तो 4 5 6 हाइड्रोजन होगा। ट्राईवेलेंट एटम नहीं है तो 0 +2 10 माइनस 6 +2 12 माइनस 6 और ऐसे भी डी यू हमें 3 नज़र आ रहा था बेटा इसका, है ना? 3 तो नज़र आ रहा था। और एग्जांपल आपको दे,
देखिए इस तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने सारा कुछ बना लिया है ना। यस, पहले पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, फिर डी यू कैलकुलेट करना। कार्बन आइटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। हाइड्रोजन आइटम कितने, मतलब मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं 1 2 3 4 5 5 ही है बेटा। एक बार फिर से गिन लो 1 2 3 4 5। यस, ट्राइवेलेंट आइटम कितने हैं 1। ठीक है, तो 1/2 2 6 -5 +1 +2 15 - 5 मतलब 10/2 मतलब 5। मैं इसका डी क्या निकल के आया, 5। अच्छा बेटा, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम होगा ना 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ पे ये वाला 7, ये वाला भी 7। तो यहाँ पे 6 नहीं 7 कार्बन आइटम्स हैं, क्योंकि ये वाला भी तो कंसिडर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। देखो हमारे पास डी यू होगा, इसका डी यू क्या होगा 6। और ऐसे भी देखो 1 2 3 फिर ये 4 फिर ये 5 से ज़्यादा तो तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट ये एक्यूरेट आएगा जो भी तुम्हारा आएगा, बट कार्बन अच्छे से गिनना। एक और एग्जांपल करवा देते हैं आपको। देखिए इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर है, इसका डी यू कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पे देखो कार्बन अच्छे से गिनो 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। यस, इसके साथ में अटैच 1 2 3 बॉन्ड तो है, एक ही हाइड्रोजन होगा। है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइटम है। हाइड्रोजन आइटम 8 ही होंगे ना, हाइड्रोजन भी। ओके, तो यहाँ पे डी यू कैलकुलेट करते हैं 1/2 2 8 16 माइनस मोनोवैलेंट आइटम प्लस ट्राइवेलेंट आइटम +2 16 - 8 +2 तो 10 आ जाएगा बेटा। 10/2 5। इस पर डी यू कितने होंगे 5। और देखने पर आप नहीं बता सकते कितने डी यू होंगे, देखने पर तो देखो एक ये वाली रिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, फिर एक ये वाली रिंग आ रही है 2, फिर एक ये वाली आ रही है 3, फिर ये 4, फिर ये नीचे 5 और फिर 6 ऐसे नज़र आ रहा है। बट देन करने पर हमें पता चला कि 5 डी यू है। तो काफ़ी स्ट्रक्चर के आप डी यू ऐसे देख के नहीं बता सकते, इसलिए ये फॉर्मूला है डी यू का। ठीक है, तो आई होप इतने सारे जो मैंने आपको एग्जांपल दिए उससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बर्ज़ेलियस फिर फ्रेडरिक, फिर हमने डिग्री आपको बताई और sp2 sp3 बता दिया।
और इस तरीके से आपको हमने DU बता दिया। अब हम आपको बताते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मतलब रिएक्शन में कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते भी हैं और रिएक्शन के ख़त्म होने से पहले ब्रोक भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, बस इतना आपको बता देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। सम स्पीसीज दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, स्पीसीज that are formed during the reaction and destroyed before the completion of reaction. अब जैसे देखो यहाँ पे R1 + R2 बना हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे कुछ ये R1 से R2 में से प्रोडक्ट बनने के पहले यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बनी होगी जो हाईली अनस्टेबल होगी, जिसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जो कि हाईली अनस्टेबल होगी। और अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी तो पिक पर होगी। ठीक है, हाई एनर्जी वाला होगा। तो ये ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अभी हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, ये सब कुछ आता है। तो बेटा ये आपकी एक तरीके से शॉर्ट नोट बन गई। डिटेल लेक्चर ये नहीं था जो कि, तो भी मैंने आपको सब चीज़ डिटेल में बताई है। DU बताया डिटेल में, सबके एग्जाम्पल लेकर आपको बताए हैं। ठीक है, कुछ भी कंटेंट छोड़ा नहीं है बेटा, शॉर्ट नोट थी ये। तो आपकी ये शॉर्ट नोट आपकी एक बन के रेडी हो गई है। ठीक है, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट से हम अभी बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।